क्या आप ये सोच सकते हैं कि आज पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहे कि दरअसल फ़ौज के अफसरान की तैनाती से पहले पुलिस को उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आज के दौर में कोई सियासतदान किसी भी फ़ौज के सीनियर अफसर को वज़ीर आज़म हाउस बुलाए, उससे इस्तीफ़ा पहले ही टाइप करवाया हो, उस पे साइन करवाए और उसके बाद में अपने कुछ दोस्तों के हमरा गाड़ी में उसको बिठा के ज़बरदस्ती एक सरकारी रिहाइशगाह के एक कमरे के अंदर बंद कर दे जब तक उनको रिप्लेस ना किया जाए। और रास्ते में जो सफ़र सारा गुज़रे उसके ऊपर जो वो फ़ौज के सरबराहान हों वो ये भी अक्यूज़ करें कि हमारे ऊपर गन रखी गई है, सारे रास्ते बंदूक की नोक पे हमें सफ़र करवाया गया है। शायद आप हैरत में मुब्तला हो गए हों अब तक, लेकिन बात यह है कि ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में एलिजिडली वाकई हो चुका है। और जो कहानी आज आपको सुनानी है वो हैरान कुन इसलिए है कि आज के दौर में हर कोई ये सवाल करता है कि क्या पॉलिटिशियन हमेशा टूथलेस थे? क्या इनके पास कभी इख्तियार नहीं था, सिर्फ इक़्तिदार था? क्या कभी सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस बेहतर नहीं था? क्या कभी सियासतदानों की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में कुछ बेहतरी नहीं आई थी? तो उसका जवाब ये है कि जो मौका भुट्टो साहब को मिला था वो शायद किसी के पास नहीं था। उसकी वजह यह है कि 1971 में, जिसको हम फॉल ऑफ ढाका और बंगालीज़ जो हैं इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की जो अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट उस दौर की थी वो तारीख़ी तौर पे शायद इतने बैकफुट पे कभी ना गई हो, आज तक ना गई हो, जो कि उस दौर में मौजूद थी। वजह उसकी सिर्फ़ एक है कि अगर ये एविडेंट हो कि आपकी सरपरस्ती और सरबराही के बावजूद मुल्क टूट गया और उसके दो हिस्से हो गए, तो उसके बाद आप मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ रहकर कंट्रोल हासिल अगर करना चाहें तो उसके लिए 1% भी सपोर्ट इसीलिए नहीं होगी कि मुल्क रिसेंटली टूटा है। तो इतना बड़ा पावर वैक्यूम देख के पहले याया ख़ान साहब ने सोचा कि क्या हमें ही कंटिन्यू करना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि बहुत से ऐसे रिटायर्ड अफसरान जो कि अब सियासतदान बन चुके हैं उनको पावर सौंप दी जाए शायद, लेकिन उसके हक़ में भी फ़ौज के अंदर से आवाज़ उठी, क्योंकि फ़ौज के अंदर बहुत से लोग थे जो उस वक्त कह रहे थे कि दरअसल जितना बड़ा डिज़ास्टर ये हुआ है ईस्ट पाकिस्तान का, अब अगर हमने सियासतदानों को फ्रंट से लीड ना करने दिया तो बची कुची साख भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। I'm not out of touch with people. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves because they haven't got the facilities to move around like I have. ये आर्ग्यूमेंट करने वालों में से मेजर जनरल गुल हसन साहब भी सर फहरिस्त थे, जो कि आगे चल के कमांडर इन चीफ़ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी बने। उन्होंने भी यही कहा कि दरअसल वेस्ट पाकिस्तान से भुट्टो साहब को वोट पड़ा है तो उनको ही इक़्तिदार सौंप देना चाहिए, खामोशी से पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले भुट्टो साहब मौजूद थे यूएन के इजलासों में तकारीर करने के लिए, जज्बाती तकरीरें करने के लिए, जिसमें कागज़ फाड़ के फेंक के बहुत अच्छी उनकी जो है ना वो वायरल फैक्टर एक वो चीज़ बन गई जो आज तक चलती है। I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your security council. Here you are. I'm going. जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड था। तो खैर वो करने के लिए वो बाहर मौजूद थे। वो जब मुल्क में वापस आते हैं तो आकर वो फिर सरबरा बनते हैं पाकिस्तान के। और साथ साथ ये कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भुट्टो साहब जिस शख्स को कमांडर इन चीफ़ के तौर पे मुंतखब करते हैं उसका नाम वही गुल हसन था जो कि उनको वापस लाए जाने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो उस दौर में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट नहीं थी, इसीलिए कमांडर इन चीफ़ की टर्म यूज़ होती है। तो होता इस तरह से है कि इक़्तिदार संभालने के फ़ौरी बाद म्यूटनी का ख़दशा भुट्टो साहब को पैदा हो जाता है कि मेरे ख़िलाफ़ बगावत ना हो जाए। अब इसके लिए ये है कि 1972 में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा था पुलिस अफसरान की तरफ से उस दौर के NWFP जो कि आज KPK कहलाता है उसमें, और पंजाब के अंदर पुलिस अफसरान कह रहे थे हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। उसको कंट्रोल करने के लिए भुट्टो साहब ने फ़ौज को ऑर्डर दिया कि आप जाइए और आप जाकर हालात को कंट्रोल में लें, लेकिन गुल हसन साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। और भी बहुत सी ब्रीफिंग्स भुट्टो साहब ने मांगी, गुल हसन साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। तारीख़ ये भी बताती है कि भुट्टो साहब ने ए रहीम ख़ान जो कि उस दौर में एयर चीफ़ थे उन्हें ये भी कहा कि फैसलाबाद के ऊपर से आप जाली फ़्लाइट्स जो है ना अपने एयरक्राफ्ट्स की चलाइए ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि
पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है वो भी आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है जो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा ये एयरफोर्स का काम नहीं है। तो रिपीटेड रिफ्यूज़ल्स को देख के भुट्टो साहब को ये ख़दशा पैदा हुआ कि इनकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है कि शायद मेरे अगेंस्ट कोई कू प्लान किया जा रहा है, मार्शल लॉ प्लान किया जा रहा है। ये बात गुलाम मुस्तफ़ा खर जो कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे, भुट्टो साहब के बहुत करीबी साथी थे, उन्होंने भी काफ़ी दहाइयों बाद एक इंटरव्यू में बताई थी कि भुट्टो साहब को बताया गया कि एक कू की प्लानिंग हो रही है उनके अगेंस्ट। और ये भी उनको मालूम हुआ कि जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके फ़ोन भी टैप कर लिए गए हैं, यानी कि भुट्टो साहब की कन्वर्सेशन पर स्पाइंग की जा रही है। ये सारा कुछ देख के वो फेडअप हो गए। उन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने अब इन दोनों अफसरान को रहने नहीं देना। और ये फ़ैसला करने के बाद उन्होंने एक बहाने से एक मीटिंग बुलाई सदारती महल के अंदर पिंडी में, और इन दोनों अफसरान को, जिसमें गुल हसन साहब थे और साथ साथ ए रहीम ख़ान साहब थे, उन दोनों को बुलाया और वो अपने सिविल कपड़ों के अंदर सदारती महल में आते हैं। उन्हें सामने बिठाया जाता है और उन्हें सामने बिठाने के साथ साथ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा खर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अकबर ख़ान भी उस मौके पर मौजूद थे। तो भुट्टो साहब ने ये कहा कि मैं सीधी बात करूँगा, मुझे लगता है कि अफवाज जो हैं और एयर फोर्स जो है वो किसी भी तरह से हुकूमत की मदद नहीं कर रही अनरेस्ट को, इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, और आप मेरा कोई ऑर्डर भी नहीं मान रहे, इसीलिए मुझे लगता है कि हम अब साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसके जवाब में एयर चीफ़ ने भी ये कहा कि मैं ये जो आप जाली फ़्लाइट चलाने की बात कर रहे हैं, जहाज़ों की, एयरक्राफ्ट्स की, ये मैं नहीं कर सकता, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये मेरा काम नहीं है, फ़ौज को रिक्वेस्ट कीजिए। और दूसरी तरफ गुल हसन साहब ने ये कहा कि जब तक आप ऐसी डिमांड्स करते रहेंगे जो कि इललेजिटिमेट हैं तो हम उस पर अमल नहीं कर सकते। नाउ अकॉर्डिंग टू द मेमोइर्स ऑफ गुल हसन, जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट कर रखे हैं किताब की शक्ल में, उसमें वो कहते हैं कि मैंने ख़ुद भुट्टो साहब को कहा कि आई एम फेड अप, मैं तंग आ चुका हूँ, आपकी मेहरबानी है, एक सादा कागज़ मुझे दें, अगर आपको इस्तीफ़ा चाहिए मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहना ही था कि भुट्टो साहब ने गुलाम मुस्तफ़ा खर की तरफ इशारा किया। एक ब्रीफ केस अंदर से बाहर लाया गया और उस ब्रीफ केस से 2 फाइल्स निकाली गईं। उस एक फ़ाइल पे रहीम ख़ान साहब का इस्तीफ़ा पहले ही टाइप्ड था और दूसरी फ़ाइल पे गुल हसन का इस्तीफ़ा पहले ही टाइप्ड था, और दोनों को कहा गया कि बराए मेहरबानी इस पर साइन कीजिए। दोनों ने उस पर साइन किए। भुट्टो साहब ने फ़ाइल्स दोबारा देख के कंफर्म किया कि सिग्नेचर्स कर दिए हैं या नहीं, दोनों से हाथ मिलाया और खर साहब को दोबारा इशारा किया कि अब इन्हें एस्कॉर्ट करके आओ। तो यहाँ पर ज़रा रुक जाते हैं, इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान का एक सिविलियन लीडर इतना ताकतवर था कि उसने सिविल कपड़ों में 2 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को सदारती महल में बुलवा के उन्हें पहले से टाइप्ड इस्तीफ़ा हाथ में पकड़ा के साइन करवा दिए, और उन्होंने साइन कर भी दिए। ठीक है, अब इसका क्रक्स क्या है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये सुनिए कि हुआ क्या। इसके बाद में ये होता है कि ये दोनों फाइल्स भुट्टो साहब को जब मिलती हैं तो भुट्टो साहब ने खर साहब को इशारा किया, और ये इशारा करने की देर थी कि इसके बाद हमने ये देखा कि गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और गुलाम मुस्तफ़ा खर, ये 3 लोग दोनों एयर चीफ्स को मर्सिडीज़ बेंज़ में, जो कि हुकूमत की थी, कुछ सोर्सेज़ ये कहते हैं कि प्राइवेट थी, जतोई साहब की थी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज़, तो उसमें बिठाते हैं और उसमें बिठा के वो जीटी रोड से लाहौर का सफ़र शुरू कर देते हैं। यानी कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि हमने इन दोनों को रिज़ाइन करने के बाद भी इनके ऊपर नहीं छोड़ना और इनको सर्वेलेंस के अंडर रखना है। तो ये सफ़र शुरू होता है और इस सफ़र के शुरू होने के बाद ये जो 3 महीने का कमांडर इन चीफ़ का ओहदा था गुल हसन का, वो अपने मेमोइर्स के अंदर क्या लिखते हैं, तो वो ये लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने ये ऑर्डर पेश किया था कि लाहौर इनको गवर्नर हाउस लेकर जाओ, वहाँ पर इनके लिए कमरे तैयार हैं, जब तक मैं अगले चीफ्स को तैनात नहीं करता, अपॉइंट नहीं करता, इन लोगों को आपने वहीं रखना है। तो इसी हुक्म की तामील करने के लिए भुट्टो साहब का जो हुक्म था, जीटी रोड का सफ़र शुरू होता है। इस सारे सफ़र के बारे में भी कहानी खासी हैरानकुन है, क्योंकि इसमें गुल हसन साहब अपने मेमोइर्स के अंदर क्या लिखते हैं कि हाईजैकर्स हु टुक अस टू लाहौर इन ऑफिशियल मर्सिडीज बेंज सराउंडेड बाय फेडरल मिनिस्टर्स आर्म्ड विद पिस्टल्स दैट वर हिटिंग माय रिब्स। गुल हसन साहब जो कि कमांडर इन चीफ़ थे, 3 महीने सिर्फ अपने ओहदे पर रहे, वो ये बता रहे हैं कि इन हाईजैकर्स ने, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, गुलाम मुस्तफ़ा खर थे
और साथ साथ ये कि मुमताज़ भुट्टो थे। इन तीनों ने मुझे मर्सिडीज़ बेंज़ में बिठा के मेरी पसलियों के ऊपर बंदूक तान के रखी हुई थी जो कि मेरी रिब्स में चुभ रही थी, और इन्होंने मुझे सफ़र करवाया सारे रास्ते गन पॉइंट के ऊपर। और बाद में इनके मेमोइर्स में लिखा हुआ है कि इट वाज एक्चुअली गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हु ट्रांसपोर्टेड और एबडक्टेड गुल हसन इन हिज प्राइवेट कार। तो 2 सिटिंग एयर चीफ्स और आर्मी चीफ यानी कि 2 पर्सनैलिटीज़ को रिज़ाइन पहले करवाया जाता है, उसके बाद में उनको जीटी रोड के थ्रू लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है। फेडरल मिनिस्टर्स गाड़ी के दरमियान में बिठा के एलिजिडली अकॉर्डिंग टू द मेमोइर्स ऑफ गुल हसन गन भी पॉइंट कर रहे हैं। वैसे ये गन वाले वाक़े को गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ये बताते हैं कि हमें इस रफ्तार से ले जाया जा रहा था अगवा करके, एबडक्ट करना या हाईजैक करने का वर्ड यूज़ हुआ है। तसव्वुर हो सकता है इस तरह के काम का? आज पाकिस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसके बाद में तारीख़ ये बताती है, इसके ऊपर बीबीसी का एक आर्टिकल भी है, गुल हसन की रिटायरमेंट, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारा डिटेल्ड अकाउंट मौजूद है। और इसके साथ साथ ये कि मेमोइर्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन ख़ान जो मैं किताब रेकमेंड कर रहा हूँ वो भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी इसकी कहानी लिखी हुई है। तो ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आगे लिखा गया, स्पीड ऑफ द व्हीकल्स वर सडनली एक्सेलरेटेड इन द मिडल ऑफ द जर्नी व्हेन खर सॉ अ फ्यू टैंक्स स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। खर थॉट दैट आर्मर्ड डिवीज़न विल सराउंड देम। तो गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने रास्ते में गालिबन गुजरांवाला के करीब, ये अपने इंटरव्यू में भी वो कह चुके हैं कि मैंने ये देखा कि रोड साइड के ऊपर काफ़ी टैंक खड़े हुए हैं, तो मुझे ये लगा कि शायद मार्शल लॉ लगने वाला है, और अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो उसके बाद तो हमें मार ही दिया जाएगा, इसीलिए गाड़ी की स्पीड तेज़ करो। तो गाड़ी की रफ़्तार बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, और उसके बाद वो लाहौर पहुँचे गवर्नर हाउस में। वहाँ पर उनके लिए कमरे तैयार थे, 2 कमरों में उनको अलग अलग रखा गया, और उन दोनों कमरों में टेलीफोन्स भी नहीं थे ताकि वो किसी से रब्ता ना कर सकें। और उनको तब तक वहाँ रखा जब तक नई अपॉइंटमेंट हो नहीं गई। और नई अपॉइंटमेंट क्या हुई, माशाल्लाह, टिक्का खान साहब को आर्मी चीफ़ लगा दिया, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा क्रिएट किया भुट्टो साहब ने। और साथ साथ भुट्टो साहब ने तकरीर क्या की, यानी कि इन दोनों अफसरान को हटाने के बाद, इस्तीफ़ा लेने के बाद 3 मार्च की रात को तकरीर करते हुए भुट्टो साहब कहते हैं, वी आर एब्सोल्युटली डिटर्मिन्ड टू हैव इनविंसिबल आर्म्ड फोर्सेस। द स्ट्रक्चर हैज़ बीन चेंज्ड एंड द हेड्स ऑफ ऑल 3 सर्विसेज आर डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स। The people of Pakistan and the armed forces themselves are equally determined to wipe out Bonapartic influences from the armed forces. Bonapartism is an expression which means that professional soldiers turn into professional politicians. These Bonapartic influences must be rooted out in the interest of the country, in the interest of the Pakistan of tomorrow, in the interest of the armed forces and the people of Pakistan. तो वो ये कहते हैं कि हम यहाँ किसी फ़ौजी जर्नैल को बोनापार्ट नहीं बनने देंगे। बोनापार्टिज़म कहते हैं स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन मिलिट्री गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने के फिनोमेना को, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रेंच एम्परर था उसके नाम पर इस थ्योरी को थ्योराइज़ किया गया है। तो भुट्टो साहब तकरीर करते हुए कहते हैं कि हम इनको पॉलिटिशियन नहीं बनने देंगे, और साथ साथ ये कि मैं कल के पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और इस तरह से 2 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा के गाड़ियों में डाल के फेडरल मिनिस्टर्स लेकर गवर्नर हाउस के कमरों में बंद करके रिप्लेस करते हैं। और रिप्लेस किससे करते हैं? जनरल टिक्का खान से, जिनको बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा क्रिएट करके जो है ना रिप्लेस किया गया गुल हसन साहब को। और इसके बाद ये होता है कि गुल हसन साहब को एम्बेसडर बना के ऑस्ट्रिया भेज देते हैं भुट्टो साहब, और ए रहीम ख़ान को स्पेन भेज देते हैं। इससे इस सारे तारीख़ी पस मंज़र से आपने क्या सीखा, और मेरा ये बताने का मकसद क्या था, ज़रा ये सुन लें। अब मकसद ये था कि ये वो दौर था जब पाकिस्तान के एक सियासी लीडर को इतनी ताकत हासिल थी कि उसने 2 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ ये सलूक किया कि वो अपनी किताबों में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें अगवा किया गया, हमारे ऊपर असलहा तान लिया, ज़बरदस्ती कमरों में बंद कर दिया, जिसका तसव्वुर पॉसिबल नहीं है आज के पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद भुट्टो साहब पाकिस्तान की डेमोक्रेटाइजेशन को एग्जीक्यूट करने में फ़ेल हो गए। उसकी वजह यह है कि बज़ाते ख़ुद उनमें डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज़ नहीं थीं। ये बताने का मकसद आपको ये है
कि आज अगर आप किसी ऐसे सियासी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कल को आके तमाम मुसल्लह अफवाज की ताकत छीन के ख़ुद किंग बन जाएगा, तो किंग बन के करेगा क्या? अगर किंग बनने के बाद भी उसने डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करनी और वो एक सिविलियन फ़ौज की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो क्या फ़ायदा उसको लाने का? अगर उसका सोशल प्रोग्राम रिग्रेसिव होगा, अगर वो जगह जगह पे मिलिट्री ऑपरेशंस करवाएगा, जैसे भुट्टो साहब ने टिक्का खान साहब से बलूचिस्तान में ऑपरेशन करवा दिया, इसके अलावा उस दौर का NWFP की असम्बली को तहलील करवा दिया और उन्हें सेपरेटिस्ट कहा, वली खान साहब की हुकूमत के शदीद ख़िलाफ़ रहे, नेशनल अवामी पार्टी को डैमेज किया, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की हर कोशिश की, FSF की क़ुव्वत जो थी, जो ताकत थी, उसको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसी रिप्लेसमेंट का? कुछ भी नहीं। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, जिसको आज खान साहब की तरह के लोगों को याद आया कि इसको पब्लिक होना चाहिए, वो नहीं होने दी उन्होंने। इसके अलावा उस दौर में डिफेंस बजट जो था वो 3700 मिलियन के करीब था, उसको भुट्टो साहब ने 8200 मिलियन कर दिया, डबल से ज़्यादा। साथ साथ ये कि भुट्टो साहब ने तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि उनकी बात नहीं मान रहे थे, उनको उठा के बाहर फेंका और सारी ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज़ करने का जो तसलसल था उसको जारी रखा, डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होने दी। उन्होंने भी उस छड़ी के साथ ही रूल किया जिस छड़ी को आज हम सियासतदानों से छिनता हुआ देखते हैं। तो ये तारीख़ का सबक आपको ये बताता है कि इससे सुनहरी मौका ना कभी आया था, ना कभी आएगा कि ऐसी पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जाती कि इसके बाद में शख्सियात गैर अहम हो जाती और सिस्टम प्रिवेल कर जाता, आवाम की हुक्मरानी होती। लेकिन नहीं, क्योंकि डिक्टेटोरियल सोच, आमिराना सोच एक सिविलियन की भी हो सकती है। आज अगर नवाज़ शरीफ साहब को आप सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो पहले ये देख लीजिए कि क्या ये सिविलियन कपड़ों में छुपे हुए इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे तो नहीं हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि क्या ये वो लोग तो नहीं हैं जिनका सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम बिल्कुल सेम है इस्टेब्लिशमेंट की तरह तारीख़ी तौर पे। अगर आपको लगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो उनका एजेंडा है कि हर उठने वाली आवाज़ को दबा दो, पॉलिटिसाइजेशन ना होने दो स्टूडेंट्स की, साथ साथ ये कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ना इंश्योर होने दो, वन पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश करो मुल्क को, अपनी पार्टी के अंदर आप डिक्टेटर बन के बैठ जाएं, तो फिर उनको सपोर्ट करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसीलिए इस तारीख़ी सबक से जो सबक हासिल होता है वो यही है कि अगर आप किसी सियासतदान को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अगर मैं उसका नज़रिया देखे बग़ैर उसकी क़ुव्वत में इजाफ़ा करवाता जाऊंगा तो उससे डेमोक्रेसी वापस आ जाएगी। नहीं, डेमोक्रेसी एक सोच का, एक अमल का, एक निज़ाम का नाम है। किसी शख्सियत से उसको मंसूब मत कीजिए, किसी शख्सियत के आने और जाने से उसको मंसूब मत कीजिए, उसको मंसूब कीजिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से, इदारों को मजबूत करने से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिन पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं हो सकती उसको जितना भी सपोर्ट कर लीजिए, 70, 72, 73 साल के आदमी पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल आप हैं, और आप मुस्तकबिल सिर्फ तब बदल सकते हैं जब पहले आपकी सोच बदले, क्योंकि थॉट प्रेसीड्स एक्शन। पहले सोच आती है और उसके बाद में अमल में तब्दीली आती है और उसके बाद में इनकलाबी बातें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया।